अक्षर नाम है ना आपका? आकाश। आकाश आप अच्छे हैं पढ़ने में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आकाश, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है? 11th में या 12th में? थोड़ा सा हम लोग करंट अफेयर्स को ले करके, लेकिन जो हमारे लीगल से ही रिलेटेड रहेगा उसी पर फोकस करेंगे, स्पेशली क्लैट और एमएससीईटी को लेके। अभी रिसेंटली हमने देखा, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े हों, ठीक है, रिसेंटली 2-3 डेज 4 डेज, तो आपने एक देखा होगा, एक वर्डिक्ट आया है। वर्डिक्ट समझते हैं ना? वर्डिक्ट समझते हैं क्या होता है? आप समझती हैं? क्या नाम है आपका? साक्षी, ठीक है। वर्डिक्ट का मतलब होता है, आप समझ लो कि कोर्ट रिजल्ट, ठीक है ना। कोर्ट का एक रिजल्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड किया गया, कल ही अपलोड किया गया, बट वर्डिक्ट जो आया था वो 1-2 दिन पहले ही आ गया था, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर गाइडलाइन दिया है। गाइडलाइन किसको दिया है? गाइडलाइन, अब आप सोचिए, गाइडलाइन उन्होंने किसको दिया है? कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है। अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वैल्यू आपको भी पता है क्या है, ठीक है ना। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतना पावर है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया, सामने से गोली चलाया, मारा, आप विटनेस हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। समझ रहे हैं ना। गवर्नर जो हमारे पास होते हैं, अलग अलग गवर्नर हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक गवर्नर आपको दिखेगा, कभी आप लोग मरीन ड्राइव पे जाते होंगे तो सामने से एक बंगलो दिखता है, वो गवर्नर का बंगलो है, ठीक है। तो गवर्नर के पास भी सेम अथॉरिटी होती है, इनको इम्यूनिटी मिला होता है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कि ये कोई भी क्राइम करेंगे, समझ रहे ना, नॉन बेलेबल क्राइम, तो भी ये अरेस्ट नहीं होते, समझ रहे ना। तो इतने पावरफुल लोगों को हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा, समझ रहे हैं कि नहीं। एपेक्स का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, ठीक है। ये हमसे इंग्लिश में भी पूछा जाता है, एपेक्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो एपेक्स जो कोर्ट है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट का रूल आया, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उस रूल में ये कहा गया कि, जैसे आपको मैं बताऊं ना, कि अलग अलग आपने देखा होगा स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में यहाँ पर बीजेपी के ही गवर्नमेंट है, हम बोल सकते हैं कोalition गवर्नमेंट है। कोalition मतलब होता है गठबंधन, महायुति जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन इफ यू सी लाइक, जैसे वेस्ट बंगाल आप देखो, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी टीएमसी है वहां पे, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस करके एक पार्टी है, उस पार्टी की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ठीक है ना। अब झारखंड में जाएंगे, वहां जेएमएम करके है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है, उसके चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे तमिलनाडु, जो नीचे के साइड में हमें मैप में दिखता है, ठीक है। तमिलनाडु में डीएमके करके एक पार्टी है, डीएमके, ठीक है। डीएमके के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एमके स्टालिन करके हैं, ठीक है। तो अब कैसे है कि जो डीएमके है, दे आर अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी बीजेपी, ठीक है। आइडियोलॉजिकली दोनों में अलग अलग डिफरेंसेज हैं, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो दोनों में जब अलग अलग डिफरेंसेज हैं, तो अभी कैसे हुआ ना, जैसे आपने देखा होगा, पहले जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जिसको एमबीबीएस वगैरह में एडमिशन लेना होता था, या पहले आप देखो क्लैट या लॉ का कोई एग्जाम नहीं होता था, समझ रहे ना।
एमबीबीएस में एडमिशन लेना होता था तो स्टेट लेवल पे कुछ एग्जाम होते थे, ठीक है, वो स्टेट लेवल से वो सीट्स फिलिंग होती थी, ठीक है। फिर कुछ जो एम्स वगैरह हो गए, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज वाले हो गए, वो सेंट्रल लेवल के, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती थी वो करती थी, ठीक है। तो तमिलनाडु में क्या हुआ कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू रेज कि वी आर तमिलियंस, समझ रहे हैं ना। एक तो उनका लैंग्वेज का इशू है कि वो बोलते हैं, गवर्नमेंट ने एक कई चीजें हैं जिनको आगे अभी हम डिटेल में समझेंगे, मैं पहले बैकग्राउंड बना रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है। गेटिंग माय पॉइंट। एक आपने सुना होगा नाम, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, 2020 के आसपास आई थी, समझ रहे ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है मुद्दा कि आप जैसे मान लो महाराष्ट्र में हो, समझ रहे ना, तो एक तो आपके पास मराठी लैंग्वेज हो गया, एक इंग्लिश हो गया, और एक जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूची में लैंग्वेजेज हैं, उसमें से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं, राइट। तो अब तमिलनाडु का मसला क्या है कि वहां पे जो वोटर्स हैं, जो वोट करते हैं ना, वो तमिलियन प्राइड पे वोट करते हैं। लाइक जैसे यू सी इन महाराष्ट्र, ठीक समझ रहे हैं ना, मराठा प्राइड पे लोग वर्क करते हैं, गेटिंग। तो वहां पे तमिलियंस, तो वो ये बोल रहे हैं वहां के चीफ मिनिस्टर कि हमारे ऊपर हिंदी का इम्पोजिशन किया जा रहा है, मतलब हमारे ऊपर जबरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है, गेटिंग, ठीक है। तो वहां पे जो डीएमके के जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स वगैरह हैं, उन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल से होता है, प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव बॉडी, आप समझ रहे होंगे इतना मोटा मोटा। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, तो पोस्ट ऑफिस कहीं भी रहेगा, वहां पर आप देखेंगे कुछ चीजें हिंदी में भी लिखी होती हैं, इररेस्पेक्टिव वो चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे कर्नाटका में हो, समझ रहे ना। तो कुछ चीजें हिंदी, तो वो उनके कार्यकर्ता गए और वहाँ हिंदी में की जो चीजें थी उनको पेंटिंग करने लगे, बोले ये तमिलनाडु है, यहाँ सिर्फ तमिलियन चलेगा, समझ रहे ना, बिकॉज वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, 4 to 6 मंथ्स के बाद वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, राइट। सो दैट्स वाई वो थोड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट ले रहे हैं कि वी, मतलब ये उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा कि जो लोकल के तमिलियन से दे विल वोट देम, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या हुआ कि पहले तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला मैंने बताया कि इसमें उन्होंने बोल दिया कि हमारे ऊपर हिंदी का इम्पोजिशन किया जा रहा है तमिलियंस ने, ठीक है। फिर देखिए दूसरा मसला क्या था, मैं बताऊं तो नीट एग्जाम जो है, जिससे आपको पता है कि एमबीबीएस में एडमिशंस मिलते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं, तो उसमें क्या होता था, पहले अलग एग्जाम होते थे, तो तमिलनाडु अपने हिसाब से अपने कॉलेजेज में एडमिशन लेता था। और ऐसा मैं किसी को करप्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको पता है अगर आपके घर में किसी ने नीट का पेपर दिया हो तो अभी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कंपेयर टू पहले का जो था, समझ रहे ना। तो पहले कैसे होता था कि फ्रैंकली बताऊं तो जो वहाँ पे चिकित्सा मंत्री होता है, चिकित्सा मंत्री समझ रहे हैं, ऐसा मिनिस्टर जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों को ऑपरेट करता है, राइट, वो सीटें बिक जाती थी, वो चीजें, और उससे कुछ अर्निंग होता था जो रूलिंग पार्टी होता था। गेटिंग माय पॉइंट, जिसको आप डोनेशंस बोलते हैं कि डोनेशन दे करके एडमिशन ले लिया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि उनको प्रॉब्लम हो रही कि नीट का एग्जाम ना हो, हम अपने स्टेट लेवल पे करें। तो ओवरऑल इन सब सिनारियों का था कि इस तमिलनाडु स्टेट ने, तमिलनाडु जो स्टेट है, इसने कम से कम 10 बिल्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किए, ठीक है, जो मंत्रालय है, जैसे महाराष्ट्र में मंत्रालय है, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई बिल जाता है, बिल के फेवर में नॉन फेवर में वोटिंग होता है, वोटिंग होने के बाद से, ठीक है, फिर वो बिल अगर फेवर में रहता है तो किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाता है, ठीक है, फिर गवर्नर उस पर अगर साइन कर दिया तो वो उस स्टेट के लिए एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। तो गवर्नर के पास ऐसे 10 बिल गए, समझ रहे ना, 10 बिल्स गए तमिलनाडु के गवर्नर के पास, लेकिन उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब एक्शन नहीं लिया, और तो और उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आगे अभी हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्होंने उसका यूज करके उन बिल्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया। उनको ऐसा लगा कि ये जो मैटर है ये सिर्फ स्टेट का मैटर नहीं है, ये पूरे इंडिया का मैटर हो सकता है, तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया, राइट। अब क्या हुआ कि तमिलनाडु की जो रूलिंग पार्टी थी, जो उनके चीफ मिनिस्टर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए,
राइट, इसके अगेंस्ट कि इन्होंने बिल को क्यों रोका हुआ है, समझ रहे हैं। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके फेवर में डिसीजन दे दिया कि आप गवर्नर हैं ठीक है, लेकिन आप एक लिमिट के बाद से बिल को रोक नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही देखने जा रहे हैं कि कितना टाइमलाइन है, कई जगह 1 मंथ का, कई जगह 3 मंथ्स का, ठीक है। इसके साथ साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हो गई है, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी डायरेक्ट किया गया है कि आप कितने मंथ तक बिल अपने पास रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बिल बेसिकली क्या होता है, देखिए क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास एक लोअर हाउस है और एक है अपर हाउस, अपर हाउस और एक है प्रेसिडेंट। मोटा मोटा हम समझेंगे, फिर हम अपने पॉइंट पर आएंगे। लोअर हाउस अगर सेंट्रल लेवल पे आप बात करोगे, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, लोक सभा बोलते हैं, ठीक है। अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्य सभा बोलते हैं, ठीक है, राज्य सभा बोलते हैं, और ये प्रेसिडेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्लियामेंट में कौन कौन से अंग आते हैं, मतलब पार्लियामेंट्स के पार्ट क्या क्या हैं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि पार्लियामेंट है, मान लो मैं पूछूं पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं, तो जनरली आपको क्या दिखेगा, 2 आपको बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती हैं, न्यूज वगैरह अगर आप देखते होंगे तो एक आपको लोकसभा की बिल्डिंग दिखाई पड़ती होगी, एक क्या दिखाई पड़ता होगा, राज्यसभा का, ठीक है। अब प्रेसिडेंट तो कोई बिल्डिंग है नहीं, तो इसलिए हम प्रेसिडेंट को जब हमसे पेपर में पूछा जाता है कि आउट ऑफ गिवन 4 ऑप्शन विच इज इंक्लूडेड इन द पार्लियामेंट या विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्लियामेंट, तो हम प्रेसिडेंट को तो समझते ही नहीं है इसका पार्ट है, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन सा है, तो तीनों पार्ट है, समझ रहे हैं ना। ये कोई बिल्डिंग नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन आप मोटे मोटे ये समझोगे कि यहां से कोई बिल पास हुआ, फिर यहां से पास हुआ, फिर वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। जैसे अभी वक्फ बोर्ड का बिल गया, अगर बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, एंड प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने का पावर नहीं है उनके पास, नहीं है तो नहीं एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा अगर लोकसभा नहीं, ऐसा होता है। यहाँ पर एक टर्म है उसको बोलते हैं, अभी नोट मत करिए दिशान, कुछ मत नोट करिए, ठीक है ना, पॉकेट वीटो। ये एक टर्म है पॉकेट वीटो का मतलब, वीटो मतलब आप समझते होंगे कि फाइनल डिसीजन, समझ रहे हैं ना, मतलब मेरे पास अथॉरिटी है, समझ रहे हैं ना। मैंने आपसे एक सिंगल लाइन में बोला कि प्रेसिडेंट के पास इतने अधिकार नहीं है कि वो उस बिल को मना कर दे, समझ रहे हैं ना। उनके पास बिल गया, उन्होंने बिल को पढ़ा, अब वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि मुझे इस पॉइंट पे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, बिकॉज कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन वो भी हैं, समझ रहे हैं ना, कि यहां पे मुझे लग रहा है कि संविधान का उल्लंघन हो सकता है, ठीक है। उन्होंने वापस भेज दिया। अब उन्होंने वापस भेज दिया तो या तो जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है, वही सारे बिल्स वगैरह लाता है, प्राइम मिनिस्टर, उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो अब प्राइम मिनिस्टर का ये डिसीजन रहेगा कि या तो वो सेम बिल नो चेंज फिर से प्रेसिडेंट को भेज दें, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन, फर्स्ट पॉइंट, समझ रहे ना। दूसरा पॉइंट है कि अगर उसको भी लगा कि चलो ठीक है इस जगह चेंज करना है मुझे, तो वो चेंज करके फिर भेजे, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद या तो प्रेसिडेंट साइन करे, लेकिन जब चेंज करके भेजा ना तो फिर से प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है, तब प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है साइन करने के लिए। जो ओरिजिनल वही वाला, जैसे स्टार्टिंग हुआ, जैसे आप कोई बिल पास हुआ, वो बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया और प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया पार्लियामेंट के पास, समझ रहे ना। और फिर यहां से फिर से वही ओरिजिनल बिल नो चेंज फिर प्रेसिडेंट के पास चला गया, तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। बिकॉज प्रेसिडेंट जो होता है, हाँ नहीं, हम चेंज हुए होंगे तो उसमें दूसरा कंडीशन है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, समझ रहे हैं ना। चेंज नहीं हुए, चेंज नहीं हुए तो प्रेसिडेंट जो है वर्क करता है, जब आप प्रेसिडेंट का फंक्शन समझेंगे तो प्रेसिडेंट वर्क करता है ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, समझ रहे हैं ना।
तो इसलिए अगर चेंज नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही है, ठीक है। और अगर चेंज हो गया तो अब नया बिल आ गया है, उसमें कुछ नई चीजें ऐड हो गई, तो फिर से उसके पास इतना वो है कि फिर से समझ में नहीं आया, फिर से वापस भेज दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट नहीं था पहले। हुआ क्या था, आपको 1984 में आपने सुना होगा कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थी कौन, इंदिरा गांधी। इनका असैसिनेशन हो गया क्योंकि इन्होंने स्वर्ण मंदिर पे अटैक करवाया, समझ रहे ना। और उससे जो सिखिज्म के लोग थे उनके स्पेशली रिलीजियस जो उनका वो था सेंटिमेंट, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, समझ रहे ना। तो इसके बाद से इनके जो बॉडीगार्ड्स थे, पर्सनल बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी के, वो सिख लोग ही थे। तो रॉ वाले या इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने एडवाइस दिया कि आप अपने बॉडीगार्ड्स को चेंज कर लें क्योंकि अब वो उतने ट्रस्टवर्दी नहीं रहे। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि अगर मैं अपने बॉडीगार्ड्स को चेंज करूंगी तो पूरे देश में मैसेज जाएगा कि मैं सिखों के खिलाफ हूं, समझ रहे ना। दोनों अपने बॉडीगार्ड चेंज नहीं किया और फाइनली उनके बॉडीगार्ड ने उनको शूट कर दिया, मार दिया, समझ रहे ना। अब क्या हुआ कि उसके बाद दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में स्पेशली जो सिख 1947 में आप बोलोगे कि जो सिख आए थे स्पेशली पाकिस्तान वाले पंजाब के हिस्से से, उनको दिल्ली में ही बसाया गया था, पंजाबी कॉलोनी करके है दिल्ली में, उसका मेट्रो भी है, पंजाबी कॉलोनी मेट्रो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वहां पे करीब 8-10-15 हजार जो भी सरकारी आंकड़े हैं ये, उन लोगों को मार दिया गया, समझ रहे, मतलब गले में टायर वायर डाल करके जला दिया लोगों ने। स्पेशली ज्यादातर लोग जो थे वो हिंदू लोग ही एग्रेसिव थे, ठीक है ना। तो हिंदू लोगों ने, ऐसा बोल सकते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हिंदू लोगों ने सिखों को जला दिया क्योंकि सिखों ने इंदिरा गांधी को मार दिया था। और इंदिरा गांधी का क्रेज वो था जो आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। मतलब आज के टाइम अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को हर्ट कर दे तो पूरे देश में राइट्स होने लगेंगे, ये आपको भी पता है। इमरजेंसी लाने के बाद भी लोग इतना इंदिरा गांधी को मानते हैं। इमरजेंसी लाया था उन्होंने, वो अनदर मैटर है, समझ रहे हैं ना। वो 1975-76 की बात है, ठीक है। अभी कैसे हो गया, 1984 की मैं बात बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। मैं एक्चुअली ये पॉइंट बताना चाहता हूं। तो उस समय जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी ना, उस समय जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह नाम से पता चल लगा वो सिख थे, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद से जैसे ही इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो उस समय राजीव गांधी जो थे वो एक पॉलिटिकल रैली करने गए थे ईस्टर्न पार्ट में, मतलब बंगाल साइड में थे। उनको जैसे ही न्यूज़ मिला कि इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, तुरंत वापस आए। और चूंकि देश को एक फंक्शन करना होता है देश में, तो ये डिसाइड हुआ कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स में कि न्यू प्राइम मिनिस्टर हम राजीव गांधी को बना देते हैं। तो तुरंत में राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और लेकिन राजीव गांधी ने एक बात बोला था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बड़ा पेड़ कहने का मतलब है इंदिरा गांधी जी, समझ रहे ना। उसके बाद जो सिखों का मैसेकर हुआ उसको आप बोल सकते हैं धरती हिलती है, ऐसा मोटिव था, समझ रहे ना। तो अब क्या हुआ कि इससे जो प्रेसिडेंट थे वो सिख थे, हालांकि वो भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे, पहले होम मिनिस्टर थे वो देश के, समझ रहे हैं ना। लेकिन उस समय वो सिख थे, तो इसलिए उनके अंदर भी कहीं ना कहीं, आप सोचो जिस रिलीजन से हो तो आपके अंदर रहता है ना कि मेरे लोगों को जलाया मारा जा रहा है और मैं प्रेसिडेंट हूँ, ऐसा आप समझ सकते हैं, इंटरनल फीलिंग जो आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना, बिकॉज यू आर एट सम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह के पास जो भी बिल जाता था राजीव गांधी की तरफ से, ठीक है, राजीव गांधी की तरफ से जो भी बिल जाता था साइन करने के लिए, मतलब दोनों लोकसभा से, ठीक है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी का डेथ हुआ तो एक मास लेवल पे लोगों में कांग्रेस का सपोर्ट था, समझ रहे हैं ना। 400 समथिंग सीटें आई थी उसकी, समझ रहे हैं ना। उतना सीट आज तक कभी किसी को मिला ही नहीं, ठीक है, लोकसभा में मैं बोल रहा हूँ, जनरल इलेक्शंस में, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो उस पे जो भी बिल जाता था ना, उस पे वो साइन नहीं करते थे। आप ऐसा समझ लो जेब में रख बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना तो वापस भेज रहे हैं, ना कोई रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, हमारे संविधान में नहीं लिखा है, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। आप फाइल पड़ी हुई है उनके ऑफिस में, उस पर कोई डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना।
उसके लिए अभी जा करके हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, ठीक है, एपेक्स कोर्ट हम बोल सकते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसने डिसीजन दिया है कि 3 महीने के अंदर साइन करना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए, समझ रहे हैं कि नहीं, कि आप कोई भी बिल भेज रहे हो 3 महीने के अंदर आपको साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तो यहाँ पर कई चीजें आपने देखा कि एक तो अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे पास और एक सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है, इसी को हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, संघीय व्यवस्था हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, फेडरल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है ना स्टेट और सेंट्रल का, इनके रिलेशनशिप जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहते हैं। अब अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल पे भी बीजेपी, तो रिलेशन अच्छा है। अगर तमिलनाडु में अदर देन बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी सेंट्रल से रिलेशन नहीं अच्छा है, समझ रहे हैं ना। वेस्ट बंगाल का रिलेशन नहीं अच्छा है सेंट्रल लेवल से। अभी वेस्ट बंगाल में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे वहाँ मुर्शिदाबाद करके एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो आप जीके में पढ़ते भी होंगे, प्लासी, बक्सर, कवार वगैरह आपको पढ़ा जाएगा, बताया जाएगा। तो मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेकर के जगह जगह राइट्स हो रहे हैं। अब वो राइट्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से वहाँ के हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन डाला। हाई कोर्ट ने बोला कि जब पुलिस इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर रही है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल जो होता है ना होम मिनिस्ट्री, बीएसएफ को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया। 1600 बीएसएफ को पर्सनल्स को वहाँ डिप्लॉय किया गया सो दैट दे कैन कंट्रोल द राइट्स, ठीक है। बेसिकली वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं इस समय और जबरदस्त लेवल पे हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हालांकि ये चीज़ें उतना मीडिया में नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग इन्हीं चीज़ों को थोड़ा देखने जा रहे हैं। क्लियर हो गया अभी क्या पढ़ रहे हैं? पॉकेट विंडो एक ही बार यूज कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ रूल ही नहीं है, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 3 महीने के अंदर डिसीजन लो आप, समझ रहे हैं ना। बट अगर आपसे कोई पूछे पॉकेट वीटो क्या होता है तो आप समझ गए, भाई जेब में रख लिया उसने बिल को, कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, न मना कर रहे हैं, ठीक है, ना वापस भेज रहे हैं, ना साइन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी मतलब वो बेसिकली खत्म ही हो गया पॉकेट विंडो। हाँ, ऐसा कभी था ही नहीं, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये जो टर्म कॉइन किया गया, ये जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिनको बोला जाता है कि विद्वान लोग हैं, उन्होंने टर्म अपने से खुद कॉइन कर दिया, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे अब आप देखो यूनियन का बजट आता है, भाई हमारा बजट आता है ना, बजट में बताते हैं इनकम टैक्स का स्लैब ऐसा रहेगा, वो रहेगा, ठीक है। तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड लिखा ही नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पूरे 1 साल का लेखा जोखा, मतलब कितना खर्च हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, कितना इनकम हुआ, ये लिखा हुआ है। उसको ये नाम दिया ही नहीं गया कि ये बजट है, समझ रहे हैं ना। यूनियन बजट आता है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम अपने सुविधा के लिए बना रखे हैं, लेकिन वो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका रिटर्न में कुछ नहीं लिखा गया है। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग यही चीज देखने जा रहे हैं फिलहाल कि रोल ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट बिल, समझ रहे हैं ना। रोल ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट बिल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है, जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है एंड इस इम्प्लीकेशंस, ठीक है, मतलब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन तमिलनाडु गवर्नर, कोई रवि करके हैं वहाँ के गवर्नर, लास्ट में उनके नाम में रवि लिखा हुआ है,
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है तमिलनाडु के गवर्नर से रिलेटेड। तो इसके लिए 3 जो हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। समझ रहे ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है गवर्नर के वो कहाँ कहाँ पर है। तो आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 201, 207, इनके बारे में आगे अभी हम देखेंगे भी कि ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे गवर्नर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स एंड इसके जो कंसर्न्स हैं। फिर जुडिशियल लिमिट्स क्या है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है, ठीक है, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, फिर एक हमारे पास होता है लेजिस्लेटिव बॉडी। अगर बोले कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ना उसके 3 पिलर्स हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एक होता है जुडिशरी, ठीक है ना, जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं कि इसमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट आ गया एंड एलाइड कोर्ट्स, मतलब जो लोअर कोर्ट्स वगैरह हैं एलाइड कोर्ट्स, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा है एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें हमारे पास सेंट्रल लेवल पर पीएम और उसके मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है। स्टेट लेवल पर जाएंगे तो सीएम और उसके मिनिस्टर्स हो गए। एग्जीक्यूटिव करने का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे जैसे वक्फ बोर्ड का कानून आ गया, ठीक है ना, अब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, कानून बन गया वो, तो उसको लागू कौन करेगा। मान लीजिए आप वक्फ बोर्ड वाला कानून नहीं मान रहे हैं, तो अब आपके पास लागू करने आप नहीं मान रहे तो आपके घर पुलिस जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं, पुलिस भेजेगा कौन, सीएम भेजेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो एग्जीक्यूट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। ऐसे ही लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, जैसे वक्फ बोर्ड का कानून बना दिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं। हालांकि बड़ा इसमें कंट्रोवर्सी है, समझ रहे हैं कि नहीं, कि हमारे पास जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी, ये अलग अलग है एंड दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जस्टिस वर्मा जो जुडिशरी में थे, मतलब हाई कोर्ट के जज थे। अब वो हाई कोर्ट के जज थे, उनके कंपाउंड में 15-20 करोड़ रुपए जल गए, लेकिन उनका कुछ नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर उनको टच भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं कि नहीं। उनका ज्यादा से उनको उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं ना। उन्होंने बस क्या किया, उनको बोला अब दिल्ली हाई कोर्ट से तुमको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब आप भी सोचे होंगे कि इसमें लग रहा है कई लोग नहीं समझते होंगे, बोलेंगे प्रधानमंत्री भी करप्ट है इसमें। समझ रहे हैं कि नहीं, जो कि प्रधानमंत्री के पास पावर ही नहीं उसको टच करने का, जज को। समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कैसे है, अभी नोट मत करिएगा, कुछ समझने की कोशिश करिए। समझ रहे ना, समझेंगे तो कोई भी आर्टिकल रहेगा आप समझ जाएंगे और टिक मार देंगे। समझ रहे ना। अब एक और चीज है यहाँ पर, कोलिजियम सिस्टम। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको आईएएस बनना है, समझ रहे हैं ना, या आईपीएस बनना है, तो आपको एक एग्जाम देना है यूपीएससी का, ठीक है। यूपीएससी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, ठीक है ना, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन मान लीजिए अगर आपको हाई कोर्ट में जज बनना है या सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, तो उसके लिए कोई एग्जाम नहीं। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनना है तो एग्जाम है। समझ रहे हैं ना, जैसे जेएमएफसी वगैरह यहाँ पर होता है। समझ रहे हैं ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ऐसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या उसी को पीसीएस बोलते हैं, जुडिशरी वाला। बट वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनना है ना, तो इसके लिए मैंने बोला कि कोई एग्जाम ही नहीं है। अब आपको थोड़ा वियर्ड लगा होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बनने के लिए, जज बनने के लिए आप डायरेक्टली, आपको कोई एंट्री नहीं है। हालांकि उससे कुछ कंडीशंस है, ठीक है, वो कंडीशंस हम आगे देखेंगे भी कि कितना क्या कंडीशन है। बट आप ये समझिए कि कोलिजियन सिस्टम क्या है। कोलिजियन सिस्टम वो है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है ना, उसके लिए एक हायर लेवल की कमेटी है। समझ रहे ना। उस कमेटी में, चूंकि हमारे संविधान में ये बात बताई गई है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। समझ रहे ना, ये अलग है, अलग बॉडी, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। समझ रहे ना। तो यहाँ पर जो कोलिजियन सिस्टम है, इसमें सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज ही हैं, ठीक है, जो ये डिसाइड करेंगे कि आपको हमें जज बनाना हाई कोर्ट का, तो जो कंडीशन है हमने पिक कर लिया डायरेक्टली, बिना किसी एग्जाम के। गेटिंग माय पॉइंट।
समझ रहे ना। तो यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट है कि भाई जो हमारे संविधान में व्यवस्था है रिजर्वेशंस की, ठीक है, उसका भी वायलेशन हो रहा है। भाई संविधान के हिसाब से एक ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, ठीक है, एससी को 22%, एसटी को 2% का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का 10% का रिजर्वेशन है, समझ रहे हैं ना। तो वो तो उनको नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीजें हैं, इसलिए जो आप देखेंगे ये कॉलेजियन सिस्टम पे जो हमारा कानून मंत्री है, लॉ मिनिस्टर है इंडिया का, उससे आप देखेंगे वो हमेशा इसके अगेंस्ट में बाइट देता है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे जो जस्टिस वर्मा अभी रिसेंटली जिनके कंपाउंड में पैसे पाए गए थे, ठीक है ना, तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि आम पब्लिक भी ट्विटर यानी कि जो अब एक्स है, ठीक है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लोगों में ये डिमांड की जा रही है कि ये कॉलेजियन सिस्टम को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, समझ रहे ना। तो कॉलेजियन सिस्टम में क्या है, जज ही लोग मालिक हैं, जज ही लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अब इन लोगों का ये तर्क है कि हम तो इंडिपेंडेंट है जी, हमारे ऊपर प्रधानमंत्री का कुछ नहीं चलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, समझ रहे हैं कि नहीं। और कहीं कहीं ये भी सही है, कहीं कहीं गलत भी है। जैसे अभी आपको गलत दिख रहा होगा, ऐसे कैसे हो जाता है सर, जो है, समझ रहे हैं ना। अब आपको मैं बताऊं, कई सारे ऐसे जजेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे ये जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये चीफ जस्टिस बन गए, फिर इनका लड़का भी बना जज, फिर इनका लड़का भी चीफ जस्टिस बना, फिर उसका लड़का भी जज बना, फिर वो भी चीफ जस्टिस बना। तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो नेपोटिज्म हो रहा है, फिर है ना, जैसे बॉलीवुड में बोलते हैं नेपोटिज्म है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब पता लगा आप सुप्रीम कोर्ट में हैं तो आपका लड़का भी जज बन गया, समझ रहे हैं नहीं। तो इस टाइप से जो चीजें हो रही वो कॉलेजियन सिस्टम की वजह से हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि, गवर्नमेंट नहीं, आम पब्लिक की ये राय है कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, ठीक है, वैसे ही जुडिशरी का इंडिया के लेवल पर एग्जाम करवाओ, एग्जाम करवा करके जिनके मार्क्स हो, जैसा रिजर्वेशन हो, उसी रेशियो में जजेज बनाया जाए, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन वो जजेज उस लेवल पे बन नहीं रहे, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे आप चले गए, जैसे बेलापुर कोर्ट है, समझ रहे हैं ना, वहाँ आपको जज बनना है, तो जज बनना है तो वहाँ आपको जेएमएफसी यहाँ एग्जाम होता है, वो दे दीजिए। लेकिन वो बंदा कभी भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। तो खैर ये जुडिशरी हो गई। एग्जीक्यूटिव बॉडी में मतलब आप समझ गए, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर हो गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव में सेंट्रल लेवल पे आपको पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो हमारे पास हो गया वो मंत्रालय हो गया, ठीक है ना, क्लियर ये बातें। एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिर एक और हमारे एग्जाम में आता है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी। तो फोर्थ पिलर, अब देखिए 3 पिलर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव, ठीक है ना। फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का बोलते हैं मीडिया को। मीडिया मतलब जर्नलिज्म जो है, न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे हर टाइप का मीडिया जो हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। वो भी डेमोक्रेसी की रक्षा करते हैं। तो आपने देखा होगा बड़े सारे जो एक ट्विटर पर, एक्स पर एक हैंडल है, अगर आप लोग हैं तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, लाइव लॉ करके, इसको भी फॉलो करिएगा, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में आता है, समझ रहे हैं ना। आप लोग मत करिएगा, जितना बता रहा हूँ इतना समझिए, ये सारे एग्जाम में आते हैं। तो एक्स पे आपको लाइव लॉ करके है, ये फॉलो करके रखना है, यहाँ से हमारे एग्जाम में आते भी हैं पेपर में, ठीक है। खैर मैं आपको ये बता रहा हूं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो आपको टिक करना है मीडिया, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मीडिया ऐसा माना जाता है कि भाई जो चीजें, मान लीजिए आप आम पब्लिक हैं, आप कहीं गए, डीएम के ऑफिस में गए और आपका वर्क नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आजकल देखते होंगे बहुत सारे मीडिया वाले, हम गए तो हमें परेशान किया गया, ये वो, हमसे पैसे मांगे गए, समझ रहे हैं कि नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, में हम लोग मीडिया को बोलेंगे, क्लियर, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि रिफॉर्म्स रिकमेंडेड फॉर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किसकी अकाउंटेबिलिटी, गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी के बारे में इसमें डिसीजन दिया गया, अभी जो हम पढ़ रहे थे। अब देखिए ये हमारे लिए, मतलब ये हमारे न्यूज में क्यों था, एससी रूलिंग इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज गवर्नर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन,
वो गवर्नर के बार बार बिल को रोकने, देखिए 10 बिल्स विद हेल्ड बाई तमिलनाडु गवर्नर, समझ रहे ना, उन्होंने रोक लिया अपने पास, जिसको आप बोलते हैं पॉकेट वीटो, समझ रहे ना, अपने पास रखा हुआ, या अगर उनको लगा कि ये ऐसा मैटर है जो सेंट्रल लेवल पे भी डिस्टर्ब करेगा तो उन्होंने प्रेसिडेंट को भेज दिया। अब प्रेसिडेंट भी नहीं साइन कर रहे हैं, ना तो गवर्नर साइन कर रहे हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये एक चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, समझ रहे हैं ना, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये कर रहे हैं उसमें रिफ्लेक्शन किसका है, कॉमन पब्लिक का है। भाई आम लोगों की इच्छा है तभी वो चुन के आए हुए, वोटिंग हुई, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा करके, ऐसा रोक करके बिल को एक चुनी हुई सरकार को फंक्शन करने से मना कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, दिस इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो रिफर टू प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ असेंटिंग और रिटर्निंग, देखिए उन्होंने क्या किया, बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, समझ रहे हैं कि नहीं, इंस्टेड ऑफ असेंटिंग, ठीक है, असेंट करने का मतलब एग्री होना, ठीक है, और रिटर्निंग, ठीक है, एससी कॉल्ड दिस इज एरोनियस इन लॉ, समझ रहे हैं ना, मतलब कानून की नजर में ये सही नहीं है, समझ रहे हैं कि आपके पास कोई बिल आ रहा है आप साइन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, एससी ने क्या वर्डिक्ट दिया हमें, ठीक है, एक जस्ट सेकेंड, डबल टैप टाइटल कहां से आ गया। अब देखिए एससी ने क्या वर्डिक्ट दिया, नो एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो अंडर आर्टिकल 200। ये आर्टिकल 200 क्या है, तो ये जो होता है ना, ये गवर्नर का जो हमारे पास पावर होता है उसके बारे में इसमें मेंशन है, आगे हम लोग देखेंगे भी, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो जैसे आपने बोला कि सर क्या पॉकेट वीटो फिर हटा दिया गया, तो एससी ने क्लियर कट बोल दिया कि नो एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो, समझ रहे हैं ना, तो पॉकेट वीटो जैसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ ना है ना उसका यूज करना है, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो वो रिफॉर्म्स लाने चाह रहे हैं, क्योंकि उस पार्टी को जनता ने, पब्लिक ने वोट दिया, तो दैट मीन्स वो जनता की जो रिफ्लेक्शन है, आवाज है, उसी को वो वहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें वो बिल ला रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहे हैं, मतलब जनता के अगेंस्ट है, तो हो सकता है अगली बार इलेक्शंस हो गए और जनता उनको बाहर कर देगी इलेक्शन में, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मस्ट एक्ट विद इन टाइम लिमिट्स, ठीक है ना। अब देखिए टाइम लिमिट हमारे पास सेट कर दिया उन्होंने, क्या क्या टाइम लिमिट सेट कर दिया, ठीक है, 1 month टू विद होल्ड एसेंट, ठीक है ना, मतलब 1 महीने तक वो अगर रोक सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो साइन करके वापस भेज देंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है, विद होल्ड एसेंट, समझ रहे हैं कि नहीं, एसेंट मतलब होता है कि एग्री करना उस पर, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। फिर दूसरा है 3 months अगेंस्ट कैबिनेट, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 3 महीने के लिए रोक सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, यही आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने महीने तक वो रोक सकते हैं, तो आप किस पे टिक करोगे, 3 महीने पर, समझ रहे हैं कि नहीं। ये 1 month वाले से आप कंफ्यूज होंगे। 1 month ऑन रिप्रेजेंटेशन, मतलब 1 महीने उन्होंने रोका, फिर बोल दिया कि ले जाओ अभी वापस से करके ले आओ कुछ चेंज, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि कितने महीने तक वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रोक सकते हैं, तो आप बोलोगे 3 months वाले पे टिक करोगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। री इनेक्टेड बिल मस्ट बी असेंटेड, इससे आप कंफ्यूज होंगे। अब देखिए बड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने आर्टिकल 200 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द गवर्नर के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 चीजें हमको दिखाई पड़ रही हैं, आर्टिकल 200 में क्या पावर है गवर्नर्स के, ठीक है, क्योंकि ये अभी न्यूज में है तो ये हमें करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमारे लॉ और पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ग्रांट और विद होल्ड एसेंट, ठीक है, मतलब गवर्नर को ये पावर है कि या तो उसको रोक सकता है या ग्रांट कर सकता है। इसी पावर में सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट लगा दिया, कितने महीने का, 3 महीने का, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये थोड़ा नया चेंज हो गया हमारे लिए, ठीक है, और बड़ा नेशनल लेवल की न्यूज हो गई। तो ऐसे चीजें ही हमारे पेपर में आती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। फिर रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है,
मतलब 1 महीने में अगर उनको रिटर्न करना है तो 1 महीने में ही वो करें। पहले ये कोई लिमिट नहीं लिखा हुआ था, समझ रहे हैं कि नहीं। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि 3 मंथ 1 मंथ, ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपने देखा कि इससे फंक्शंस जो हैं गवर्नमेंट की, एक चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट के फंक्शंस प्रभावित हो रहे हैं, उसके काम नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐसा डिसीजन दिया है, ठीक है। और रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, अच्छा प्रेसिडेंट के पास वो तभी भेजेगा जैसे मान लीजिए इनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे नीट को लेकर के प्रॉब्लम है, मान लीजिए तमिलनाडु को है भी, उन्होंने जो बिल वगैरह भेजा है इसलिए रुका हुआ था, समझ रहे हैं ना। तो अब जब नीट वाला जो पोजीशन है वो नीट अब पूरे इंडिया लेवल पे होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे केसेज में गवर्नर ने भी अपना सही बोला कि मैं इस पे ऑथराइज नहीं हूँ डिसीजन लेने के लिए, मैं प्रेसिडेंट को भेज देता हूँ। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो नीट का हो गया, फिर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे हो गए, चूंकि आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है तमिलनाडु की गवर्नमेंट, समझ रहे हैं ना। तो जैसे अभी वक्फ बोर्ड पर भी बिल आया, तो इन लोगों ने बोल दिया कि हम अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके अगेंस्ट कानून को पारित करेंगे कि ये हम लोग अपने स्टेट में नहीं अप्लाई होने देंगे। गेटिंग द पॉइंट, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा हो गया फिर, तो इसलिए आप ये समझ लो कि रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट वर्ड का मीनिंग ये है कि अगर गवर्नर को लगेगा कि ये ऐसा बिल है जिससे पूरे देश के बारे में मैटर रिलेटेड है, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, तो वो बिल को किसके पास भेज देता है, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर अपलोड किया है, कल ही अपलोड किया उन्होंने, तो उसको जब पढ़ा गया तो आपने न्यूज में देखा होगा कि उसमें प्रेसिडेंट को भी बताया गया कि 3 ही महीने के अंदर करो आप भी साइन, समझ रहे हैं कि नहीं। आर्टिकल 201 ये क्या है, ये बताता है कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट विद होल्ड एसेंट, ठीक है, कैन रिटर्न बिल टू लेजिस्लेचर 6 मंथ लिमिट। अब जो ये 6 मंथ लिमिट है ना, ये तब के लिए है जब ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। मैंने जब ये स्लाइड लिखा ना, तो मैंने कल नहीं परसों लिखा हुआ था, समझ रहे हैं ना। लेकिन कल जब ऑर्डर अपलोड हुआ तो इसमें ये चीज अपडेट हो गया, ये पहले नॉर्मली था, समझ रहे हैं ना। इनफैक्ट आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आए कि कितना टाइम लिमिट है और आपको टिक करना है, तो आप 6 मंथ वाले पे टिक कर देना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। बस उसमें अभी ये मतलब यहाँ की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहीं भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई टॉपिक है, आपको नहीं पता है कितने मंथ का टाइम लिमिट है, 6 मंथ पे करो, 95% आपका सही जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि 3 मंथ्स का टाइम लिमिट कर दिया। जब ऑर्डर कल अपलोड हुआ वेबसाइट पर तो पता चला कि प्रेसिडेंट को भी उसने बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि 3 महीने के अंदर साइन करो, समझ रहे हैं कि नहीं। नहीं तो पहले ऐसे ही था। तो आर्टिकल 201 अगर आपसे पूछे किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे कि जो प्रेसिडेंट बिल पे साइन करते हैं उसी के पावर से रिलेटेड बिल है। बात समझे कि नहीं समझे। उसी वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। फिर आर्टिकल 207 क्या है, इसमें गवर्नर्स के रेकमेंडेशंस होते हैं फॉर मनी बिल। ये मनी बिल जो है ये अलग से आपको बताया जाएगा। मनी बिल बड़ा अच्छा बिल होता है पॉलिटिशियंस के लिए, इसी से वो पैसा बनाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। मनी बिल जो होता है, ये मनी बिल के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 110 करके, जो लोकसभा होता है ना, लोकसभा में मनी बिल आता है और ये काफ़ी पावरफुल होता है, जिससे देश के विकास के लिए जो पैसे खर्च होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मनी बिल बहुत बड़ी चीज़ है, उसको अलग से देखेंगे। बट गवर्नर्स रिकमेंडेशंस नीडेड फॉर मनी बिल, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि अगर स्टेट लेवल पे आपको बहुत सारे पुल बनाने हैं, आपको रोड्स बनाने हैं, ठीक है, डैम्स बनाने हैं, ठीक है, आपको कहीं कहीं पर कुछ भी करना है स्टेट लेवल पे, ठीक है ना, तो उसमें जो मनी बिल आता है उसमें गवर्नर का रिकमेंडेशंस होता है। मनी बिल का मतलब आप ये समझ लो कि इसमें वो बिल होता है कि भाई कहाँ कहाँ कौन सा पैसा खर्च होगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये 3 आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। आर्टिकल 200 जो होता है वो ये बताता है कि गवर्नर को क्या पावर दे रखे हैं बिल पे डिसीजन करने के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं। आर्टिकल 201 यही चीज किसके लिए बताएगा, प्रेसिडेंट के लिए। और आर्टिकल 207 जो रहेगा ये मनी बिल के लिए बताता है गवर्नर का रिकमेंडेशंस, ठीक है। मनी बिल सबमिट किसको होता है? मनी बिल जैसे मान लीजिए जो सीएम है,
अब सीएम के अंदर कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है, क्रिएट करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर वो पूरा बनाएगा ड्राफ्ट, समझ रहे हैं ना, वो ड्राफ्ट टेबल किया जाएगा, टेबल करने का मतलब प्रेजेंट किया जाएगा किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। लेकिन वो असेंबली में टेबल होगी कि नहीं इस पे डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर, समझ रहे हैं कि नहीं, डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है, ये गवर्नर का भी कुछ पावर है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। हालांकि वो पावर को कर्टेल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कर्टेल मतलब कम कर दिया, काट छाट दिया, ठीक है, कि ऐसे थोड़ी ना इंडेफिनिट टाइम तक तुम बिल ही नहीं पास करोगे, समझ रहे हैं कि नहीं। उसमें 3 मंथ्स का उन्होंने ब्लॉकेज डाल दिया, ठीक है, समझा आपने अभी, ठीक है। तो कई कई जगह पे चीफ मिनिस्टर खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर है, कई कई जगह पे अलग से फाइनेंस मिनिस्टर बना रखे हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है ना। तो वो लोग टेबल करते हैं, क्लियर। काइंड ऑफ जो गवर्नर है वैसे प्रेसिडेंट एक्ट करता है स्टेट लेवल। यस यस द सेम प्रेसिडेंट जो सेंट्रल लेवल पे, ठीक है ना, बट ऑल्दो द प्रेसिडेंट हैज मोर पावर्स कंपेयर टू गवर्नर। अब देखिए इसमें की पॉइंट्स क्या है रिलेटेड टू गवर्नर। सबसे पहले जो बड़ा ही मुद्दा उछलता है इम्पार्शियलिटी का, मतलब सीन एज सेंटर्स एजेंट, ठीक है, और ये सही भी है, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए क्या होता है, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, आपको बताया जाएगा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया हुआ था। तो जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया ना, इसी का 70% जो है हमने कहाँ कॉपी कर लिया है, अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें 70% यहीं से हमने कॉपी किया हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं। अलग अलग कंट्रीज से कॉपी किए, कुछ चीज़ें यूएसए से ले लिया, कुछ आयरलैंड से ले लिया, कुछ यूएसएसआर रसिया से ले लिया, समझ रहे हैं ना, कुछ जर्मनी से ले लिया, समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, वो अलग अलग है। लेकिन 70% कहाँ से कॉपी किया हमने, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। तो हाँ, तो अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ना वो पार्लियामेंट्री फंक्शन वाली गवर्नमेंट थी, तो हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री फंक्शन वाली गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके यहाँ पे मोनार्की है, मतलब जो राजा है, विक्टोरिया वगैरह का नाम सुना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अभी तो वो उनका भी डेथ हो गया है, तो अभी कौन है वहाँ पर, किंग चार्ल्स है, ठीक है ना। तो वो है, तो खैर वो अलग बात हो गई। तो उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज थे ना वो अलग अलग स्टेट रहते थे अपने यहाँ इंडिया में, जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, तो वो उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नर्स रखे हुए थे, समझ रहे हैं ना, कि मुझे पता तो चले ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वही सिस्टम हमारे यहाँ कंटिन्यू चलने लगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये कि सेंटर्स के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, कि भाई उस राज्य में, उस पर्टिकुलर राज्य में वो मेरे अगेंस्ट है, लेकिन चल क्या रहा है, कौन बताएगा उनको, गवर्नर। बात समझ रहे हैं ना, गवर्नर हर जगह उनको परेशान करता है। आप देखते होंगे वेस्ट बंगाल में डेली सुबह न्यूज़ में रहेगा गवर्नर ने ऐसा बोल दिया, ये गवर्नर इस चीज़ से एग्री नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब जैसे एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो चुनी हुई सरकार थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी 2016 में, उसको गवर्नर ने बोल दिया कि उसको गवर्नर ने सस्पेंड कर दिया, मतलब सरकार को गिरा दिया, समझ रहे हैं कि नहीं। गवर्नर सेंट्रल लेवल, सेंटर के रिकमेंडेशंस पे कर सकता है, आज भी कर सकता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, कंट्री का मतलब हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। स्टेट रूलिंग पार्टी का नहीं होता, हो भी सकता है, हाँ। तो वो सेंटर में एजेंट कैसे होगा। देखिए ऐसा है, जो गवर्नर है इसकी जॉब तभी तक है जब तक सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री चाहेगा, समझ रहे हैं ना। ये इनकी इच्छा पर है, समझ रहे हैं ना। हमारी इच्छा है कि आज, अब मैं आप बताऊं, एक गवर्नर है, अगर आप लोग पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ेंगे तो एक गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, ठीक है ना, बड़ा कंट्रोवर्शियल पर्सन है, ठीक है, आपको किसी ना किसी दिन पेपर में दिख जाएगा,
सत्यपाल मलिक, ठीक है, वो गवर्नर थे कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है ना। और वो कब गवर्नर थे वहाँ के, जब आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया गया था। तो आपने इतना तो महसूस किया ही होगा कि बहुत सारा मीडिया में बयान आया आर्टिकल 370 ये वो, समझ रहे हैं कि नहीं। उस टाइम वो वहाँ के गवर्नर थे, उस टाइम पे उनका रिलेशन प्राइम मिनिस्टर से बेटर था। आज के टाइम पे वो सबसे ज्यादा गाली किसको देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। बात समझ रहे हैं ना। उन्होंने कुछ ऐसा किया वहां पे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने उनको उनके पोस्ट से हटा दिया। पोस्ट से हटाने के बाद से फिर वो पार्टी में एंट्री लेनी चाहे बीजेपी में, वहां भी एंट्री नहीं मिली, तो वो बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने वो बोलते हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं सत्यपाल मलिक कि पुलवामा में अटैक हुआ था, आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हो रहा है, बोले ये बीजेपी वालों ने खुद ही करवाया था, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसा वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हालांकि ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके प्रॉपर एविडेंसेस हैं, आपको दिख जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे। तो वही मैंने बोला कि जो गवर्नर है ना वो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर की इच्छा पर है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर समझ रहा है कि अगर ये मेरे एजेंट बन के फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो हटाओ इसको, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इनडायरेक्टली वही चीज़ हो गई कि वो सेंटर के क्या है, एजेंट ही है, समझ रहे हैं ना। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है ना, वैसे अपने यहाँ पे मैंने बताया एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलते हैं, हाँ, राष्ट्रपति का शासन लगना, ठीक है ना। जैसे अभी आपने हाल फिलहाल मणिपुर में देखा होगा, ठीक है ना, कि काफ़ी टाइम के बाद मणिपुर में वायलेंस हो रहे थे और काफ़ी टाइम के बाद फाइनली वहाँ के चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया, राइट। तो नहीं, सारे थोड़ी ना है, सब जगह चीफ मिनिस्टर्स हैं। मणिपुर में सिर्फ इस समय प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। वो जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें सिर्फ मणिपुर में इस समय जो है प्रेसिडेंट रूल लगा है, बाकी सभी जगह इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भी खुद का सीएम है, आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा करके हैं, उनका स्टेटमेंट आपको डेली देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। नागालैंड में खुद का है, ठीक है। त्रिपुरा में भी खुद की चीफ मिनिस्टर है। मणिपुर में सिर्फ जो है प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना, यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, वो अलग रीजन है। मैं आपसे बता रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में 2016 में इलेक्टेड गवर्नमेंट को गवर्नर ने सस्पेंड कर दिया, सरकार को हटा दिया। इसके अगेंस्ट वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को बोला कि आपने गलत किया है, और फिर से वहां की जो चुनी हुई सरकार थी वापस सत्ता में आ गई, समझ रहे ना। तो एज एग्जाम्पल मैंने बोला, उसको याद नहीं करना है आपको, समझ रहे ना। इम्पार्शियलिटी वाली प्रॉब्लम है कि जो गवर्नर है वो चूंकि सेंटर जो रूलिंग पार्टी है वही चाहती है तो आप गवर्नर बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे, समझ रहे ना। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं बैठे तो रहते हैं वहाँ पर स्टेट में, लेकिन फेवर किसको करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि उनसे ही उनका पोस्ट है, पावर है, ठीक है। चल रहे हैं एक साथ 15-20 गाड़ियाँ चल रही हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, मस्त राजा वाली लाइफ जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। मिस यूज ऑफ आर्टिकल 365, ये क्या है, ये आर्टिकल 365 है, इसी से प्रेसिडेंट रूल लगता है, समझे कि नहीं समझे। अगर आप किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगना है तो हमसे पेपर में पूछेगा कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 356 है, समझे ना। और सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा है, तो पंजाब में लगा है। कहाँ लगा है, पंजाब में। आज तक पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल कहाँ पर लगे हुए हैं, पंजाब में। ये भी हमसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल लगने के लिए आर्टिकल 356 है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे देखो उत्तराखंड में क्या किया राज्यपाल ने, वहां गवर्नर ने 2016 में ही, वहां पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना उसको उन्होंने फिर से हटा दिया, सस्पेंड कर दिया विदाउट फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब मान लीजिए 2 पार्टी है, कांग्रेस से बीजेपी है, ठीक है ना। अब उस टाइम पे वहां पे आई थिंक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही होगी, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं पर 50 सीट है असेंबली में, ठीक है ना, और मान लीजिए कि 35 सीट पर जो लाएगा उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए किसी के पास जो है, हमारे पास अभी मान लीजिए किसी के पास 15 सीट है, ठीक है, ऐसे है। अब क्या किया कि मान लीजिए 35 ही सीट लाना था मिनिमम, ठीक है, और आपके 35 ही है, इस पार्टी ने इसके 5 विधायक खरीद लिए, तो इसके पास 20 हो गया, इसके पास 30 हो गया,
समझ रहे ना। और सरकार चलाने के लिए 35 चाहिए था, तो जो रूलिंग पार्टी थी वो अल्पमत में आ गई, मतलब माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई, 35 सीट है ही नहीं, समझ रहे ना। तो ये टेस्ट कहाँ पर होता है, फ्लोर टेस्ट होगा, मतलब असेंबली लगेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी लोग वोटिंग करेंगे, समझ रहे ना, फिर रिजल्ट आएगा, फिर गवर्नर बोलेगा कि अभी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, समझ रहे ना। तो 2016 में उत्तराखंड में बिना फ्लोर टेस्ट के ही क्या कर दिया गया था, प्रेसिडेंट रूल। तो दिस इज अगेन द वायलेशंस ऑफ गवर्नर्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच, ठीक है। जैसे देखिए दिल्ली में क्या होता था, दिल्ली के जो उस समय एक डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है, वहाँ पे नजीब जंग करके नाम था। पहले दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट थी, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट था। और दिल्ली क्या है कि यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। तो बेसिकली दिल्ली जब यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली को जो कंट्रोल करेगा वो होम मिनिस्टर, सेंट्रल लेवल पे ही कंट्रोल करेगा। तो आप ये सोच सकते हो कि दिल्ली को चला कौन रहा है, अमित शाह चला रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। हालांकि दिल्ली में सीएम भी होता है। अब जब वो सीएम अलग पार्टी का था, आम आदमी पार्टी का था, तो उसका जब पूरा फंक्शन ही कौन कर रहा है, अब होम मिनिस्ट्री देख रही है, पुलिस किसके कंट्रोल में है, होम मिनिस्टर के। अब मान लीजिए ये एक एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये अगर महाराष्ट्र में होते, रोड पर चलेंगे ना, तो पुलिस वाले इनको सैल्यूट करेंगे प्रॉपर, ठीक है, रेस्पेक्ट भी देंगे, क्योंकि उनको पता है पुलिस किसके कंट्रोल में, स्टेट के कंट्रोल में है, चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में। दिल्ली में क्या होगा कि अरविंद केजरीवाल हैं, थे, मतलब अभी तो नहीं है, समझ रहे ना। तो अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में पुलिस है ही नहीं, पुलिस उनकी बात ही नहीं सुनेगी। देखिए वहाँ का सीएम आप ये समझ लो कि जैसे बीएमसी का मेयर होता है, समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसा ही पावर होता है। हालांकि बोलते उसको चीफ मिनिस्टर ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है, इलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करने के पीछे कुछ एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम्स हैं। एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम्स का मतलब कि देखिए वहाँ पर पार्लियामेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, घर सब वहीं पर है, दिल्ली में ही है, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बसेस चलाना, स्कूल चलाना, ठीक है, या नाली वगैरह का काम करना, इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, समझ रहे हैं ना। उन्होंने बोल दिया कि चलो चीफ मिनिस्टर एक बना देते हैं, वो देखेगा चीज़ों को। और पुलिस को आप बोलोगे सर फिर पुलिस को क्यों नहीं दे दिया, चीफ मिनिस्टर को ही। आप देखोगे कि वहाँ पे हर दिन बाहर से डिग्नेटरीज आते रहते हैं, बाहर से मतलब अलग, पूरे अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर कमिंग इन दिल्ली, समझ रहे हैं ना। वो किसी मीटिंग के लिए किसी एमओयू को साइन करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, समझ रहे ना। तो जब वो आते रहते हैं तो अब क्या हुआ, उनकी सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी जो है वो जनरली पुलिस देखती है, समझ रहे हैं ना। तो पुलिस का डिप्लॉयमेंट अगर चीफ मिनिस्टर करने लगेगा तो फिर उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा, समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी अलग रहती है, कभी चीफ मिनिस्टर अलग रहता है, तो इसलिए उन्होंने एक थिन लाइन बना दी कि ये जो नॉर्मल वर्क है इसके लिए एक चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग करेंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए आपने देखा होगा वहाँ पे कई बार ये होता है, जो एनसीआर है, नेशनल टेरिटरी जो कैपिटल रीजन है, जिसमें नोएडा वगैरह भी है, गुड़गांव वगैरह भी है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी मांग उठती है कि ये पूरा कंट्रोल जो है, जैसे अब गुड़गांव में है तो हरियाणा पुलिस आएगी, समझ रहे हैं ना। तो हरियाणा पुलिस आ जाएगी तो अगेन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गुड़गांव में भी बहुत सारे एमएनसीज हैं। तो एमएनसीज हैं तो वहाँ पर भी कोई लीडर आ गया, मान लीजिए जर्मनी का लीडर आ गया, ठीक है ना, उसकी कोई फैक्ट्री है या कोई उसका सिस्टम वहाँ पर वर्क करता है, ठीक है ना, या नोएडा में चले गए, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर भी ये उठता है कि ये नोएडा है तो यूपी पुलिस के कंट्रोल में है, ठीक है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि एक मतलब ऐसा रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा कंट्रोल एक दिल्ली पुलिस को ही मिल जाए, समझ रहे हैं ना, ताकि कोई भी फॉरेन डिग्नेटरीज हो गया, एम्बेसडर्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उन सब चीज़ों की सिक्योरिटी का मसला सॉल्व हो जाए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जैसे अभी देखो आपने देखा होगा, आई थिंक 2 days ago जो है एक बहुत बड़े आदमी को लेके आया गया, मुनव्वर राणा, नाम सुना इसका, समझ रहे हैं ना। उसके लिए डेडिकेटेड यहाँ से प्लेन गया हुआ था यूएसए,
समझ रहे हैं ना, जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है कि एक खतरनाक टेररिस्ट को लाया जा रहा है, वो इंडियन पिक्चर देखा है वो सन्नी देओल वाला, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, उसको लाया गया मुनव्वर राणा को, जो ऑलरेडी एक्यूज पर्सन है 26/11 जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था 2008 में। समझ रहे हैं ना, तो उसमें मेन जो, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए क्राइम इन्होंने किया, ठीक है ना, लेकिन किसके कहने पे किया, आपके कहने पे, तो मेन कल्प्रिट तो आप होंगे। मैं समझ रहे हैं ना, उनका प्लान बहुत लंबा लंबा था, मतलब गोवा में अटैक करने का था, जो डिफेंस के कॉलेजेज हैं जहाँ पर जो मेजर कर्नल वगैरह पढ़ाई भी करते हैं, समझ रहे हैं ना, अलग अलग स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है वारफेयर के, ठीक है, तो उनका प्लान था कि पूरा उसी को उड़ा दिया जाए। उनका प्लान ये था कि इतने हम आर्मी के जनरल्स मेजर्स को मारेंगे कि उतना तो रियल में लड़ाई में भी नहीं मरते। समझ रहे हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गलती से पकड़ा गया, तो उसको यहाँ से जाने के लिए स्पेशली एक प्लेन गया हुआ था, जिसमें कुछ रॉ के एजेंट से, कुछ NIA करके होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करके होता है, तो वो लोग गए थे, फिर वहाँ से उसको पकड़ के लाए हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप से हुआ था, तो और वो भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा उसने फिर प्रेसिडेंट से, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी के मसले पर इंडिया को फेवर करती है, इकोनॉमिकली नहीं फेवर करती है। समझ रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिकली इंडिया को नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के मसले पर, अब देखिए आप अपने देश में कहीं भर वक्फ बोर्ड हो रहा है ना, अब देखो दिल्ली में कोई राइट्स हो रहे हैं क्या? नहीं, तो अभी आपने देखा होगा किसान बिल वाला चल रहा था, फार्मर बिल वाला हमेशा चलता रहता था, क्योंकि क्या होगा, फंडिंग नहीं मिल रहा उनको, वो तो तैयार बैठे हुए हैं, हमें पैसे दो तो हम धरना देने जाएंगे। समझ रहे ना, तो फंडिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया। आपने एक नाम सुना होगा US एड्स, US, हाँ, एड्स वगैरह ऐसे कुछ था, समझ रहे ना, मतलब जो ऐड मिलता था US से। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां इंडिया में भी बंद हुई होंगी, बहुत डमी कंपनियां थी, समझ रहे ना, उनको फंडिंग ही इसलिए मिलता था ताकि वो राइट्स फैला सकें से, हाँ, तो इसलिए जो है, तो अभी आप देखेंगे कि इस टाइप से चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो मैं आपसे यही बोल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर रीच हो जा रहा था, जैसे दिल्ली में 2023 में अब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, डिसीजन वो कुछ और लेना चाहते हैं, ठीक है ना, और जो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर होता है वहाँ पर, गवर्नर नहीं बोलते उसको, ठीक है, तो वो कुछ और सोच रहा है। या वेस्ट बंगाल, जैसे मैंने बोला, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है कि ये कुछ और सोच रही है, सेंट्रल पे कुछ और सोच रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, अच्छा, नो इम्पीचमेंट और स्टेट लेवल अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर अगर चाहे गवर्नर को हटाना तो नहीं हटा पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब मान लीजिए वो गवर्नर उसके फेवर में या उसके बिल को नहीं पास कर रहा है, वो चाहता है कि मैं इनको हटा दूं, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नर की। गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से है, मतलब इनडायरेक्टली PM से है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप देख पा रहे हैं। फिर क्या है, ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक कुछ आपको कमीशन दिखा रहा हूँ जो हमारे एग्जाम में भी आते हैं। देखिए, सबसे पहले एक, हाँ, ये वाला देखिए, ठीक है, इसमें आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, यहाँ देखिए लिखा है सरकारी या कमीशन, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये देखिए एक वर्ड है कमीशन। अच्छा, ये कमीशन क्या होता है? कमीशन क्या होता है ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो बहुत ही जो प्रूडेंस लोग होते हैं, प्रूडेंस मतलब जिनके पास अच्छा नॉलेज है, समझ रहे हैं ना, उनमें से 1-2 लोगों को एक कमेटी बना देती है कि हमको देखो ये चीज़ें फंक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही हैं, तो इस पे आप डिटेल में स्टडी करिए, ठीक है ना, और स्टडी करके अपना रिपोर्ट मुझे 6 महीने में, 3 महीने में, ठीक है, 1 साल में, 2 साल में मेरे को टेबल करो, मेरे सामने ला करके रखो। समझ रहे हैं ना कि इसका कंक्लूजन क्या? जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो सरकार बोलती है हमने एक कमीशन बना दिया है, SIT, जो इसकी प्रूव करेगी एंड दे विल गिव यू द आइडिया कि क्या कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। समझ रहे हैं ना? कहीं राइट्स हो गए, ठीक है ना,
गेटिंग माई पॉइंट। तो कमीशन क्या है वो आप समझ गए। अब क्या है, हमसे पेपर में पूछेगा कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। ये 1988 में आया, सोचिए उस टाइम आया है, लेकिन अभी भी पेपर में हमारे आएगा सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है। तो देखते हैं किससे रिलेटेड है। इसमें यही स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नर्स के रोल है उसको लेकर के 1988 में ही बताया था इन्होंने कि क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होने चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और अभी मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ऐसा मैं फेवर नहीं कर रहा हूं जो अभी रूलिंग पार्टी है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन जब इंदिरा गांधी होती थी ना तो एक साथ 15 सरकार सस्पेंड कर देती थी। आज सुबह उठा और तुरंत 15 स्टेट्स अगर आप उनके अगेंस्ट को सस्पेंड कर दिया, पूरे के पूरे लोगों को एक साथ सस्पेंड। हाँ, ऐसे एक साथ उड़ा देती थी। उन्होंने किया भी था। हाँ, किया भी है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए देखिए ये 1988 में आया है। 1988 का मतलब आप समझ लो, गवर्नर शुड नॉट हैव स्टैट्यूटरी पावर्स अनरिलेटेड टू दियर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी सिखाना पड़ेगा ये स्टैट्यूटरी पावर क्या होता है। देखिए क्या है, देखिए क्या होता है, एक हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब हो गया जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी पावर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है लेकिन संविधान में लिखा नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो अब ये हम समझ गए, गवर्नर शुड नॉट हैव स्टैट्यूटरी पावर्स अनरिलेटेड टू दियर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट करो तो उसमें चीफ मिनिस्टर का भी कंसल्ट करो, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कभी चाहेगी ही नहीं, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका आर्टिकल 324 है, आगे देखेंगे भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहले क्या रूल था, कमीशन ऑफ इंडिया में पहले रूल था कि प्रधानमंत्री की जिसको इच्छा होती थी उसको रेकमेंड कर देता था। अभी नया रूल आया है एससी का, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। उसमें उन्होंने बोल दिया कि अपोजिशन के लीडर को भी शामिल करिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल करिए और प्रधानमंत्री भी रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब आपको पता है कि पीएम जो होगा और जो अपोजिशन लीडर होगा दोनों की ट्यूनिंग बहुत खराब होगी, एग्री नहीं करेगा। तो मेजर रोल कौन करेगा, सीजीआई। मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोगों में 2 लोग फेवर करेंगे, 1 लोग अगेंस्ट जाएगा, तभी तो वो आदमी इलेक्ट होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हालांकि पहले प्राइम मिनिस्टर ही करता था, समझ रहे हैं कि नहीं, बट अभी ऐसा रूल आ गया है, समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ इन्होंने भी करने की कोशिश की सरकारिया कमीशन में कि गवर्नर का अगर हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर से समझ लो, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और क्या है, गवर्नर शुड नॉट हैव रीसेंट पॉलिटिकल एफिलिएशंस, मतलब अभी हाल फिलहाल में उनका किसी पार्टी से कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर कैसे होते हैं जो गवर्नर्स बनते हैं, मान लीजिए आपका ओल्ड एज हो गया, आप बीजेपी में हैं, ओल्ड एज हो गए, अब आपके पास उतना पावर रह नहीं गया कि दिन भर आप 18 घंटे काम करके मीटिंग कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, ठीक है, पार्टी को कई स्टेट में आपने इलेक्शन जितवाए हैं, ठीक है, पार्टी के लिए बहुत किया है। तो पार्टी अब आपको कुछ गिफ्ट देगी, वो आपको गवर्नर बना के भेज देगी, ठीक है। आप बोलेंगे मुझे केरल बहुत अच्छा लगता है, तुम जाओ केरल का गवर्नर बन जाओ, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, ऐसे रहता है, ठीक है ना। तो लेकिन इन्होंने रिकमेंडेशंस किया था कि हाल फिलहाल में किसी पार्टी से आपका एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। आज तक गवर्नमेंट ने इसको लागू नहीं किया। कब का आया हुआ है, 1988 का, उस समय तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। नहीं, वो तो हम प्राइम मिनिस्टर, हमने कमीशन बना दिया, अब आपने रिपोर्ट दी, अब मेरी इच्छा है मैं लागू करूं चाहे ना करूं, समझ रहे हैं ना। गवर्नर रोल इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस शुड बी लिमिटेड विथ स्टेट हैविंग ए ग्रेटर से। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्या होता है ना, जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है ना, उसका आपने सुना होगा एक वाइस चांसलर होता है, समझ रहे हैं ना। वाइस चांसलर तो वही यूनिवर्सिटी में ही रहता है। एक चांसलर भी होता है। चांसलर कौन होता है, गवर्नर होता है, समझ रहे हैं ना। तो इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज रन कर रही पूरे महाराष्ट्र में, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, समझ रहे हैं ना।
अब वहां पे कुछ भी होगा तो डायरेक्ट इन्फ्रेंस किसका आ रहा है, गवर्नर का आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर इनका ये कहना था कि स्टेट के पास ज्यादा ग्रेटर वे रहे, ठीक है, इन चीजों को कंट्रोल करने का जो यूनिवर्सिटीज है, रेदर देन गवर्नर। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये सरकारीय कमीशन है। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा क्या है सरकारीय कमीशन, आपसे पूछेगा सरकारीय कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट, समझ रहे हैं ना। तो वो गवर्नर्स के रोल को लेकर के उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, उसी पर टिक करना होता है। गेटिंग द पॉइंट। फिर ऐसे ही एक आया था पुंछी कमीशन, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, मैं ऐसे ही आपको समझना है, समझ रहे हैं ना। जो एग्जाम में आएगा वो सरकारीय कमीशन, ये ज्यादा फेमस है, यही बार बार आता है, ठीक है। पुंछी कमीशन क्या है, इन्होंने भी वही गवर्नर शुड एक्ट ऑन बिल्स विद इन ए फिक्स टाइम फ्रेम। ये 2010 में ही इस कमीशन ने बोला कि ये बिल रोक के रखते हैं, तो इसलिए इनको क्या रखा जाए, फिक्स टाइम फ्रेम, 6 मंथ का लिमिट इन्होंने रिकमेंडेशन किया था, समझ रहे ना। ये रिकमेंडेशन था, लेकिन एससी का जो रूल है वो रूल आया है, समझ रहे हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। और स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो खैर ये कमीशन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस जनरल नॉलेज के लिए आप जान के रख दिए कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, सरकारीय कमीशन, ठीक है। वेंकट चेलैया कमीशन, ठीक है, ये फिर से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसका क्या है, इसका पैटर्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये पूछा नहीं जाता है, बार बार ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों को जानेंगे ज्यादातर, समझ रहे हैं कि नहीं। वेंकट चिलैया कमीशन क्या कहता है, सजेस्टेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी हैंडल्ड बाय ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, देखिए जैसे अभी आजकल इलेक्शन कमीशन का हो गया कि एक कमेटी बना दिया गया कि जो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ऐसे इन्होंने 2002 में ही रिकमेंडेशंस कर दिया वेंकट चिलैया कमीशन, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। सजेस्टेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी हैंडल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, स्पीकर लोकसभा को हो और चीफ मिनिस्टर उस कंसर्न रिलेटिव स्टेट का हो, समझ रहे हैं ना। ये लोग आपस में बैठ करके तय कर लें, ठीक है, कि किसको हमको गवर्नर बनाना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके पावर्स में कटौती की जाए और उसमें चीफ मिनिस्टर को भी शामिल किया जाए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपसे पूछेगा सरकारीय कमीशन किससे रिलेटेड है, आप बोलोगे गवर्नर्स का रोल जो है स्टेट में, ठीक है। या अगर गवर्नर नहीं लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, क्या लिखा होगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तो उस पर टिक कर देना है। नहीं तो गवर्नर के रोल लिखा होगा तो उसी पे टिक करना है, बात समझे कि नहीं समझे। ऐसे ही हमसे पूछे वेंकट चिलैया कमीशन किससे रिलेटेड है, तो अगेन गवर्नर से रिलेटेड है, ठीक है। जो स्टेट और सेंट्रल लेवल के रिलेशनशिप यानी जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड चीजों है, क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा गवर्नर के बारे में देख लेते हैं, इतना गवर्नर गवर्नर कर रहे हैं हम लोग, है क्या ये चीज, समझ रहे हैं ना। देखिए इसके एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे जो है थोड़ा सा यहाँ क्लियर हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, जो नॉर्मल है हर जगह है, ठीक है। एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है ना, 35 ईयर्स एज, ये बात आपको ध्यान रखना है, समझ, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर आपको एमएलए बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है, तो आप 25 साल पे बन सकते हैं, 25 ईयर्स पे, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर गवर्नर बनना है तो मिनिमम एज कितना है, 35, ठीक है। नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अदरवाइज एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये क्या वर्ड है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है ना, तो आप एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पोजीशन पर बैठे हैं, समझ रहे हैं ना। आपको लाभ के किसी भी पद पर नहीं होना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। आप सभी चीजों को त्याग दो, ठीक है। और आपकी एज हो 35 और किसी पार्लियामेंट में ना हो, अगर रहते भी हैं, कई बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बोला कि राज्यसभा के मेंबर थे लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया, अगले दिन न्यूज में आया कि उनको किसी जगह का गवर्नर बना दिया गया है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि गवर्नमेंट भी ये देखती है कि वहां पे मूवमेंट है तो वहां के लिए कौन सा आदमी फिट होगा।
अगर आप उस रोल में फिट है तो आपसे बोला रिजाइन कर दो, अब जाओ तुम वहाँ देखो। समझ रहे ना, जैसे आपने देखा होगा मणिपुर, समझ रहे ना, मणिपुर हो गया, मणिपुर के पास मिजोरम है, समझ रहे ना। अब आपने देखा होगा कि एक पर्सन थे जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड थे, इंडियन आर्मी के हेड थे, जनरल थे, वीके सिंह, ठीक है। वो क्या थे, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, समझ रहे ना, ठीक है। तो उनको कहाँ पर भेज दिया गया, उनको भेज दिया गया मिजोरम में। उनको इस बार ना तो टिकट मिला लोकसभा का बीजेपी से, जबकि मिलता तो वो जीत जाते, समझ रहे ना। तो वो, लेकिन उनको टिकट भी नहीं मिला उनको, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास आईबी है, आईबी की पूरी रिपोर्ट आती रहती है प्राइम मिनिस्टर के पास कि पूरे देश में क्या चल रहा है। उनको लगा मिजोरम में हमें ऐसे पर्सन को गवर्नर बनाना चाहिए जो आर्मी से रिलेटेड हो, समझ रहे ना, जिसके पास, तो उनको लगा, तो इसलिए उन्होंने वीके सिंह को भेज दिया। क्योंकि मिजोरम के बगल में मणिपुर में भी प्रॉब्लम चल रही है, समझ रहे ना, वहाँ पर भी आर्मी वाले, वहाँ पर किसको भेजा गया, अब मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, मतलब जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी किसका, यूनियन कैबिनेट का, समझ रहे ना, जो प्रधानमंत्री और उसके मिनिस्टर्स होते हैं, उनका जो सेक्रेटरी है वही पूरे देश को चला रहा है, प्रधानमंत्री भी नहीं चला रहे, वो तो देखने के लिए है, वो तो उनको स्पीच दिया गया, बोलो, ये बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। वो रिटायर्ड कोई भल्ला करके हैं, वो रिटायर्ड हुए, उनको भेजा गया मणिपुर में, तुम जाके वहाँ पे पहले दंगे कंट्रोल करवाओ, समझ रहे हैं कि नहीं। और मिजोरम में, अब मैं बताऊं मिजोरम में क्या सिचुएशन है कि मिजोरम में मिजो एक ट्राइब्स है, मिजो ट्राइब्स, ठीक है ना। मिजोरम के पास ही म्यांमार है, नीचे के साइड में बांग्लादेश है मैप में, ठीक है। आजकल बांग्लादेश से भी रिलेशन अपना अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं ना। वो जा करके चाइना से बोल रहा है कि जो इनके 7 सिस्टर्स हैं वो लैंड लॉक्ड हैं और उनको हम ही कंट्रोल करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए इंडिया ने, देखा होगा आपने, जो शिपमेंट वाली फैसिलिटी वो रोक दी कल, समझ रहे ना। तो अभी क्या है कि वो जो मिजोरम वाला पार्ट है ना, मिजोरम से सटे जो म्यांमार में है, दे आर मोस्टली क्रिश्चियंस, एंड व्हाट दे आर डिमांडिंग कि हमें या तो एक अलग स्टेट बना दो, कंट्री, या हमें इंडिया में मर्ज कर दो। म्यांमार को नहीं, म्यांमार के कुछ पार्ट को, और बांग्लादेश के भी कुछ पार्ट को, जो अपर हिल्स में है मैप में, समझ रहे हैं कि नहीं। जो इससे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका, जो बिडेन, जो बिडेन की इच्छा थी कि वहाँ एक क्रिश्चियन कंट्री बना दिया जाए और उस कंट्री में हमारा एयरबेस बना दिया जाए। हाँ, बांग्लादेश की चीफ मिनिस्टर, बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना, उन्होंने मना कर दिया, तो उनको गुस्सा आ गया, और आज के टाइम पे गुस्सा ऐसा आया कि शेख हसीना भाग के कहाँ गई, इंडिया में आ गई। बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो ऐसा ही है, समझ रहे हैं ना। वहाँ पे तो आपको लग रहा है कि आप एज ए ट्विटर यूजर या कुछ भी आप समझोगे कि अरे वहाँ पे मुस्लिम रिलीजन का प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। उनको जब देखिए किसी भी चीज़ में किसी को पैसे नहीं मिलेगा ना तो कोई एक्शन नहीं लेता, समझ रहे हैं ना। पैसा इज द प्राइम मोटिव, समझ रहे हैं ना। अगर उनको पत्थर फेंकने के पैसे मिल रहे 500-700 रुपये फेंक रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कोई काम ही नहीं है। इतना हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, किसको किसको काम दे देगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए उनको शेख हसीना को वहाँ से भाग के यहाँ आना पड़ा। लकली वहाँ गवर्नमेंट यूएसए में चेंज हो गई, समझ रहे हैं ना। अब गवर्नमेंट की, इंडिया की गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो हमारा चिकन नेक है उधर छोड़िए हम लोग, ये गवर्नर फरार, ठीक है। तो गवर्नर के लिए अगर आपसे पूछेगा कि एलिजिबिलिटी क्या है तो 35 ईयर्स एज पे टिक करना है, ठीक है ना। फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या किसी प्रॉफिट वाले पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, ये किस पार्ट में है, संविधान के पार्ट 6 में है, 6 वाले में, ठीक है। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट किसके सलाह पे काम करता है, पीएम के। तो मतलब डायरेक्टली कौन बोल रहा है, पीएम बोल रहा है। इसके लिए आर्टिकल 155 है हमारे पास, आर्टिकल 155, ठीक है। 1 पर्सन कैन सर्व एज गवर्नर ऑफ मोर देन 2 स्टेट्स, समझ रहे हैं ना। एक ही व्यक्ति 2 स्टेट से ज्यादा में भी गवर्नर बन सकता है, ठीक है, एज पर अमेंडमेंट इन 1956। तो ये नहीं आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखो लिखा है, होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है, लेकिन प्लेजर ऑफ पीएम है, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि प्रेसिडेंट किसके सलाह पे काम करता है, पीएम के। तो 156(1), ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला आर्टिकल आपसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा, आपको 155 का ध्यान रखना है,
समझ रहे हैं ना कि 155 आर्टिकल किससे है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कई बार एंडिंग टेन्योर बिफोर 5 ईयर्स हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री की बातें नहीं मानेंगे तो प्रधानमंत्री उनको हटा ही देता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बोल सकते, लेकिन देखिए जो है बहुत बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो खैर इस तरफ आपको नहीं जाना है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीएम को अपॉइंट करता है। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल क्या होता है, स्टेट लेवल पे ना, स्टेट पे मान लो सीएम है, वो सीएम के ऊपर भी बहुत सारे स्टेट पर ही आपने मुकदमा कर दिया। मान लीजिए आपको कुछ फैसिलिटी नहीं मिली या कोई चीज़ आपके साथ प्रॉब्लम हुआ, या मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आपको सस्पेंड कर दिया गया, तो वहाँ पर आपको आएगा स्टेट वर्स महाराष्ट्र वर्सेज आपका नाम। तो महाराष्ट्र की तरफ से कौन मुकदमा देखेगा, तो वो कौन देखेगा, वो एडवोकेट जनरल रहता है, समझ रहे हैं ना। तो स्टेट लेवल का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर अगर हमसे पेपर में पूछेगा तो हम किसको टिक करेंगे, एडवोकेट जनरल को। और सेंट्रल लेवल पे पूछेगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो, समझ रहे हैं ना। सेंट्रल लेवल पे भी रोज गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे पिटिशंस पढ़ते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर कौन रहेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो इन सब का अपॉइंटमेंट एडवोकेट जनरल का, सीएम का कौन करता है, गवर्नर करता है, समझ रहे हैं ना। बशर्ते वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उतनी सीट लेकर के आए तभी। बात समझे कि नहीं समझे, ऐसे थोड़ी ना बोले किसी को आ जाओ सीएम बना देते, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि प्रेसिडेंट जो होगा वो पीएम को अपॉइंटमेंट करेगा। जब ये एडवोकेट जनरल को कर रहा है तो वो अटॉर्नी जनरल को करेगा, समझ रहे हैं। आर्टिकल 148 आगे पढ़ेंगे भी। देखिए एक्ट्स इन चांसलर्स ऑफ स्टेट, मैंने बोला वाइस चांसलर्स होते हैं लेकिन चांसलर मेन है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो सारे स्टेट यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है ना। फिर क्या है, जजेस जो हो गए, ठीक है ना, प्रेसिडेंट्स का इंटरवेंशन अगर करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ये देखता है, ठीक है। तो गवर्नर मोटा मोटा हमने समझ लिया कि 35 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 155 के थ्रू होता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। सीएम बनाएगा, ठीक है, एडवोकेट जनरल बनाएगा, चांसलर होता है स्टेट का, समझे कि नहीं समझे। ये चीजें होंगे जो मोटा मोटा गवर्नर का फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। डुअल कैपेसिटी, देखिए क्या होता है डुअल कैपेसिटी। ये फिर से वही बात हो गई कि जो सेंटर का बोलते हैं ना, सेंटर का आदमी, सेंट्रल लेवल का आदमी है, यहाँ पे सेंटर का आदमी बैठा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो उसी में डुअल कैपेसिटी वर्ड छिपा हुआ है। अब ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल है तो अच्छा लग रहा है, डुअल कैपेसिटी है, समझ रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक स्टेट में महाराष्ट्र है, ठीक है, इसमें कोई भी टेंडर निकालना है, कोई काम करना है, तो किसके नाम से निकलेगा, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, समझ रहे हैं ना। गवर्नर ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वर्क कौन कर रहा है, चीफ मिनिस्टर ही करेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन नाम किसका रहेगा, गवर्नर का रहेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन, मतलब सेंट्रल लेवल के आदमी को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में, समझ रहे हैं ना। तो ये दो चीजें हो गई, दैट्स व्हाई इट इज रिटन डुअल कैपेसिटी। क्लियर। सो लेट्स रैप अप द थिंग्स, वी विल सी। नोट करने जैसा नहीं है, हम आपको करवाएंगे आगे।